खुशबू से पहचान लूं। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन है। एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी का फिर से स्वागत है। और बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पढ़ने वाले हैं। और अगला एक्ट मैं आपको आज ही बता देता हूं। कल हम पढ़ रहे होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को। कल नहीं, मतलब कल क्लास नहीं होगी आपकी। क्लास होगी सीधे मंडे। कब होगी बोलेंगे एक बार? अब क्लास कब होगी? सीधे मंडे को मिलेंगे रात को 11 बजे। और अगले वीक आपकी क्लास सारी होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रही होगी नेक्स्ट वीक में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 1980 हमारा अगला टारगेट होगा। कोई दिक्कत? 1980 के बाद में फिर हम बाल किशोर यानी कि बाल न्यायालय या महिला जो आपके, या बोलेंगे आपके महिला प्रताड़न के जितने भी अधिनियम है, महिला संरक्षण के जितने भी अधिनियम है, किशोर संरक्षण के जितने भी अधिनियम है, बाल अधिनियम, इन सबको पढ़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, क्लास आपकी 11 बजे होगी। बोलेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 1988 की किस धारा के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति का प्रावधान है। आंसर करेंगे। वेरी गुड। आप सभी लोग पहले मुझे बताएंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं? कब लागू हुआ? कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं एवं कब ये लागू हुआ था? तारीख भी और वर्ष भी। सभी लोग आंसर करेंगे। तब बोलेंगे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसमें है? धारा 3 में बताई गई। किसमें बताई गई है? धारा 3 में बताई गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन न्यायाधीश जो विशेष न्यायाधीश होगा, विशेष न्यायाधीश कौन व्यक्ति होगा? जो सेशन जज होगा। जो सेशन जज होगा या अपर सेशन जज होगा, या बोलेंगे क्या होगा आपका? मैंने बोला या तो सेशन जज होना पड़ेगा या अपर सेशन जज या सहायक सेशन जज भी हो सकता है। सहायक सेशन जज भी हो सकता है। सहायक सेशन जज हो या फिर उसको सेशन जज होना चाहिए, यानी कि सत्र न्यायाधीश वो होना चाहिए, या बोलेंगे आपका अपर सेशन जज हो। क्या बोलेंगे? अपर सेशन जज होना चाहिए। तब वो विशेष न्यायाधीश बनेगा। किस मामले में? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले में। तब उसको, और बच्चे विशेष न्यायाधीश के सामने जो व्यक्ति, जो वकील जिसको आप कहते हैं बहस करता है, तब उसको हम बोलते हैं विशेष लोक अभियोजक होगा। ठीक है। धारा 13 क्या बताती है? जो लोक सेवक है, लोक सेवक जब अवचार करेगा, लोक सेवक द्वारा अवचार का मतलब है उसको कोई भी संपत्ति मिलती है और उस संपत्ति का ही वो क्या करता है? दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग करेगा तो इसको बोलेंगे लोक सेवक द्वारा अवचार। और इस अवचार के लिए पनिशमेंट कितना है? मिनिमम 4 ईयर। क्या बोलेंगे? मिनिमम 4 ईयर टू मैक्सिमम 10 ईयर। मिनिमम 4 ईयर टू मैक्सिमम 10 ईयर, यानी कम से कम 4 वर्षों तक का और अधिक से अधिक 10 वर्षों तक का क्या हो सकता है भैया? उसको कारावास हो सकता है। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है जो विशेष न्यायाधीश है ना, विशेष न्यायाधीश के सामने भैया जो कोई, जिस पर आरोप लगे, मान के चलो आप सब इंस्पेक्टर है, कल को आप पर आरोप लग गए, तो आपको क्या होगा? आपको पेश किया जाएगा। तो धारा 5 ये कहती है कि अगर अभियुक्त पेश भी नहीं है, बोलेंगे अगर अभियुक्त पेश भी नहीं है, अगर अभियुक्त सुपुर्द भी नहीं है, सुपुर्द मतलब पेश भी नहीं है, सुपुर्द भी नहीं है, तो भी कोर्ट जो है, यानी विशेष न्यायाधीश जो है, कोर्ट विचारण कर सकता है। मामले का विचारण क्या कर सकता है? विचारण कर सकता है, चाहे अभियुक्त हो या ना हो। धारा 17 किसके बारे में बताएगी? जांच अधिकारियों के बारे में बताती है। किसके बारे में? जांच अधिकारियों के बारे में बताती है। और जांच अधिकारी की कंडीशन के लिए मैंने तुम्हें लिए एक बहुत अच्छा सवाल रखा है कि जांच अधिकारी से मतलब क्या है? कि जैसे कि दिल्ली के मामले में, दिल्ली जो विशेष पुलिस होगी, दिल्ली स्पेशल पुलिस होगी, उसके लिए आपका निरीक्षक से नीचे का व्यक्ति जांच कर सकता है। जो बाकी महानगर होंगे जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद के मामले हैं, तो फिर क्या बोलेंगे हम? तो फिर आपका क्या बोलेंगे? उप अधीक्षक से नीचे का मामले का काम कर सकता है। और अन्य में भी क्या होगा? पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के पद का कोई व्यक्ति जांच कर सकता है। नीचे के पद, अभी नोट कराऊंगा। आगे चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र व्यक्ति कौन है? विशेष न्यायाधीश कौन व्यक्ति बनेगा? बहुत बढ़िया बच्चे। 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं।
और 7 क्या है, 31 धाराएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलेंगे, विचारण निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र व्यक्ति कौन है? जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश है, बिल्कुल सेशन जज होना चाहिए, अभी बताया। अपर सेशन जज होना चाहिए, क्या बोलेंगे, या सहायक न्यायाधीश हो तो भी होगा, तो भी हो तो क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? केवल सैनिकों पर, सभी व्यक्तियों पर, सभी लोक सेवकों पर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, 8 और 9 किस पर लागू होगा? सभी लोक सेवकों पर लागू होगा। लोक सेवक कौन व्यक्ति है? जो सरकार से क्या प्राप्त करता है? पारिश्रमिक प्राप्त करता है, एक वैध वेतन प्राप्त करता है, वह व्यक्ति कौन है? लोक सेवक है। या कोर्ट द्वारा, मैं आपको लोक सेवक की परिभाषा बच्चे आईपीसी में बता चुका था, बताएंगे आईपीसी की किस धारा में, आईपीसी की किस धारा में पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को परिभाषित किया गया? लोक सेवक को परिभाषित किया गया। आंसर करेंगे बच्चे, आईपीसी की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। 21 किसमें बताया गया है? 21 में परिभाषित किया गया लोक को बारे में, लोक सेवक को 21 में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में अपील एवं पुनरीक्षण का उल्लेख है? अपील जो आप कर सकते हैं, किसके तहत कर सकते हैं अपील? धारा 27 के तहत। और ये अपील कहां की जा सकती है? आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। धारा 7 में क्या है? आपका जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक के अलावा कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, किसी से गिफ्ट आपने ले लिया या अन्य चीजें, किसी से रिश्वत के रूप में पैसे ले लिए, तो वो धारा 7 में क्या है? पारिश्रमिक के अलावा, यानी जो आपका वेतन है, या बोलते हैं वैध पारिश्रमिक के अलावा। वैध पारिश्रमिक का मतलब समझना, वैध पारिश्रमिक के अलावा, वैध पारिश्रमिक के अलावा पारितोष प्राप्त करना, पारितोष प्राप्त करना। वैध पारिश्रमिक का क्या मतलब है भैया? वैध पारिश्रमिक का मतलब है एक तो आपकी सैलरी हो गई, और साथ में बात करेंगे कि आपको मान के चलो आपके पास कोई व्यक्ति है, अब उसको कोई फॉर्म आपने दिया है, आप एक बाबू हैं, क्लर्क है, आपने एक फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म की जो कीमत है वो 2 रुपए है, तो आपको 2 रुपए लेने चाहिए उससे, लेकिन आप ले रहे हैं उससे 20 रुपए। क्या ले रहे हैं उससे? 20 रुपए ले रहे हैं। तो ये वैध पारिश्रमिक क्या है? एक तो लीगल जितना चार्ज आपको करना चाहिए उतना, या आप अपनी सैलरी के अलावा, तो क्या बोलते हैं? वैध पारिश्रमिक के अलावा जो पारितोष आप प्रदान करते हैं, तो इसके लिए सजा कितनी है? मिनिमम 3 वर्ष से लेकर के, कम से कम 3 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सजा आपको हो सकती है। मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बात समझ रही है किसमें? धारा 7 में बताया गया है। तो देखेंगे धारा 9 क्या कहती है? लोक सेवक, लोक सेवक जो होता है, लोक सेवक द्वारा किसी अन्य लोक सेवक को प्रेरित करना या उत्प्रेरित करना, या किसी दबाव की वजह से उसको रिश्वत आदि दे देना। अन्य लोक सेवक द्वारा, बोलेंगे किसी लोक सेवक को अन्य लोक सेवक द्वारा उसको प्रताड़ित करता है, किसी तरह का प्रेशर बनाता है, यार पैसे ले लो, इसका ये काम करना ही है, तो वो भी पैसे ले लेता है धारा 9 में। धारा 19 किसके बारे में बताती है? तो धारा 19 बताती है अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। बोलेंगे भैया, अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। और अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का क्या मतलब है? कि कोर्ट को भी परमिशन लेनी होगी क्या? कोई मुकदमा चलाने के लिए, कोई मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट को भी परमिशन लेनी होगी। जी हाँ, अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी है कोई, तो फिर किससे परमिशन ली जाएगी? स्वीकृति किससे ली जाएगी? तब केंद्र सरकार से ली जाएगी। यानी अगर कर्मचारी कैसा है? कर्मचारी केंद्र सरकार का है, सेंट्रल का कर्मचारी है, केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो परमिशन किससे भैया? केंद्र से। और कर्मचारी अगर राज्य सरकार में कार्यरत है, राज्य सरकार में कार्यरत है, तो फिर किससे ली जाएगी परमिशन? फिर राज्य से ली जाएगी, राज्य से ली जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों बोलेंगे? तो अभियोजन के लिए जो पूर्व स्वीकृति है वो किस में बताई गई है? 19 में बताई गई। और अपराध कौन कौन से आपके? 7 में जो 11 अपराध है, 11 में अपराध है, 13 में जो अपराध है, इनके लिए क्या लेता है? कोर्ट पूर्व स्वीकृति लेता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में निर्वाचन को परिभाषित किया गया है? निर्वाचन को परिभाषित किया गया है, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में निर्वाचन को परिभाषित किया गया? तो मैंने बताया था 2 में क्या थी परिभाषाएं, जैसे 2 का क्या है? 2 का क्या किसको बताता था? निर्वाचन को बताता था। किसको? निर्वाचन को बताता था। 2 का ख किसको बताता था? लोक कर्तव्य को, जो पब्लिक ड्यूटीज है, लोक, जो लोक सेवक के कर्तव्य है, लोक कर्तव्यों को बताता है। किसको? लोक कर्तव्यों को बताता है। 2 में क्या बताया गया है? लोक सेवक को डिफाइन किया गया। किसको? पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। किसमें?
टू गे में। ये परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ बोलेंगे एक बार। कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1988, 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ था। आगे चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू होने से भ्रष्टाचार के अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान वर्णित था। लागू होने से भ्रष्टाचार के संबंधित जो अपराध है ये किस में वर्णित थे? लूसीफर 9 सितंबर 1998 को अधिनियमित हुआ था। बहुत दोस्त, बहुत बढ़िया। और 12 सितंबर को लागू हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से पहले किस में थे? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। क्या बोलेंगे? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। ठीक है, धारा 9 को रिपीट करो। धारा 9 में दोस्त ये है कि मान के चलो दो लोक सेवक है, ए एंड बी। एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है किस बात के लिए? उत्प्रेरित करेगा उसको रिश्वत लेने के लिए। तो ये धारा 9 कहती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा और कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फटाफट पढ़ेंगे। कौन सा कथन सही है? बोलेंगे? वेरी गुड। गुरुदेव एसएससी जीडी में क्या लिख रहे हो? एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आएंगे? तो सिलेबस नहीं पता अभी। 16 नवंबर से पेपर है एसएससी जीडी का, अभी तो सिलेबस भी नहीं पता। इसका मतलब तभी तक तैयारी शुरू करिए। तो तू तो कुछ भी पढ़ सकता मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो। अभी तुमने तैयारी शुरू करी है, सबको पढ़ो। संस्कृत की भी क्लास कर चल रही है बच्चा, उस पर टीचिंग वाले एग्जाम पे, जो टीचिंग है ना, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, उस पर संस्कृत की क्लास चल रही है, उन्हें भी लो, वो भी आ सकते हैं जीडी में। बड़े कलाकार बच्चे रहते हैं जो पूछते हैं ना कि जी ये आएगा, हाँ आएगा। तो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोतों में से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। पी एंड क्यू दोनों, P एंड Q दोनों। 2K में निर्वाचन की परिभाषा दी गई है। चलो आगे चलेंगे भैया। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किसको है? अच्छा, जानबूझ के मजे लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, जानबूझ के करते हैं तो। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किसको है? किसको है बोलेंगे? राजपत्रित अधिकारी या फिर अराजपत्रित अधिकारी, ए एंड बी दोनों, या शासकीय अधिवक्ता? क्या बोलेंगे? राजपत्रित अधिकारी को, राजपत्रित अधिकारी को बोलेंगे एक बार। गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी को ही किसका अधिकार है? भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना करने का अधिकार, विवेचना करने का अधिकार। आगे चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में विशेष न्यायाधीश के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अधिकारों का उल्लेख किया गया बच्चा 17 तो मैंने आपको अभी बताया। 17 में तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। 17 मैंने क्या बताया था अभी आपको? सभी लोग आंसर करेंगे पहले। 17 में आपको मैंने अभी क्या बताया था? धारा 17 किसके बारे में बताती है? जांच अधिकारियों के बारे में। किसके बारे में बताएगी? जांच अधिकारियों के बारे में। धारा 5 में, धारा 8 में, धारा 11 में। तो क्या बोलेंगे किस में बताया गया है? धारा 5 में बताया गया है। 8 में क्या बताया था दोस्त मैंने? रिश्वत देने का दंड, रिश्वत जो देने का दंड होता है, याद है ना? और रिश्वत देने के बारे में मैंने क्या बताया था? अगर रिश्वत व्यवस्था से दी गई है, मजबूरी में दी गई है तो अपराध नहीं है, लेकिन आपको इसकी सूचना देनी होगी कि जी मुझे इस चीज के लिए विवश किया गया है कि मुझको रिश्वत देनी पड़ी। और ये सूचना मेरे दोस्त आप जो देंगे जांच अधिकारी को या आयोग को, ये जो आप ये इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो बताएंगे कितने दिन के अंदर ये शिकायत दर्ज करानी होती है कि आपको व्यवस्था में ये आपको क्या देना पड़ा? रिश्वत देनी पड़ी। व्यवस्था में रिश्वत देना अपराध नहीं है, लेकिन कितने दिन के अंदर आपको उसकी बताएंगे, कितने दिनों के अंदर आपको उसकी सूचना देनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। कितने दिनों के अंदर? 7 दिन के अंदर आपने अगर सूचना दे दी कि मुझसे व्यवस्था में रिश्वत देनी पड़ी तो फिर आपको पनिश नहीं किया जाएगा, पनिशेबल नहीं किया जाएगा। 11 में क्या है? बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल के, नोट करेंगे
धारा 11 क्या कहती है? बिना प्रतिफल के आप कोई भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त करते हैं। मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना बिना प्रतिफल के। और इसकी सजा क्या बताई थी मैंने आपको? मिनिमम 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। कम से कम 6 महीने और अधिकतम कितने की भैया? 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आगे चलेंगे। यदि कोई लोक सेवक आपराधिक अविचार करेगा तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। और लोक सेवक द्वारा जो आपराधिक अविचार है वो किसमें बताया गया था बच्चे? धारा 13 में। किसमें बताया गया मेरे भाई? वो धारा 13 में बताया गया। धारा 13 में बताया गया। और मैं आपसे फिर एक बात बोलता हूँ, जैसे मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ना, तो मेरे भाई कभी बुरा मत मानना। कभी कोई ऐसा हो, सीनियर हो या मेरे बराबर का, और बुरा माने, कभी कभी मैं ना चाहते हुए मेरे मुंह से निकल जाता है बच्चा। मैं ऐसे पहले कभी नहीं बोलता था, ये अभी मैं कुछ दिन से ऐसा नोट कर रहा हूँ, अपने आप निकल जाता है। तो ठीक है ना भाई, इसको कभी कोई मतलब इस बात को फील मत करना कि ऐसा क्यों बोलते। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास से, क्या बोलेंगे? 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास से, नहीं जुर्माना भी होगा। क्या बोलेंगे? 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से। बी नहीं बच्चे, वो तो आपराधिक अविचार के लिए दंड पूछ रहा हूं मैं। बी क्यों बता रहे हैं आप सब लोग? बी क्यों बता रहे हैं? बी नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछ रहा हूं बी तो धारा 7 के लिए। धारा 7 क्या कहती है? देखो समझो दोनों का अंतर। धारा 7 तो कहती है कि आपने वैध पारिश्रमिक के अलावा कुछ चीजें प्राप्त की, कोई गिफ्ट वगैरह या बाकी चीजें, या ज्यादा पैसे ले लिए किसी काम के, तो वो तो धारा 7 का दंड है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। धारा 7 का। धारा 13 क्या बताती है? आपराधिक अविचार को। आपराधिक अविचार के लिए क्या दंड है? आपराधिक अविचार यानी आपके कोई चीज है और आप संपत्ति का उसका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो दंड है याद रखेंगे 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। क्या बोलेंगे? 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के होगा। जी के जीएस में 20 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं बच्चे। भास्कर सीरीज को करो और एक सिंगल बुक को विद गूगल पढ़ो। सिंगल बुक को विद गूगल पढ़ो। विद गूगल से मतलब क्या है? मान के चलो आप पढ़ रहे हैं, आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत समय मिला यार दोस्त जीएस के लिए। अब तक तो तुम्हारी जीएस ऐसी हो जानी चाहिए थी। अब तक तो तुम जीएस को देखते थे ऐसे ही प्रश्न कर देने चाहिए थे तुमको जीएस को देख करके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपकी जीएस अभी है, समझो जीएस के लिए आपको क्या काम करना है? कोई एक सिंगल बुक पढ़ो, कोई भी एक सिंगल बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उससे सिंगल बुक से क्या होगा? आपको ये पाठ्यक्रम पता चलता है कि ये चीजें जीएस में इस पोर्शन में आती हैं। और देखो पॉलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं यूपीएसआई के लिए, सीधी सी बात, अगर तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी तो पढ़ चुके होंगे। बचा क्या? आपका बाकी 16 नंबर का जो सेक्शन है जीएस का, तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो भैया उसको विद गूगल पढ़ा करो हमेशा। विद, अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है, अच्छी क्लास नहीं है, तो विद गूगल टॉपिक को तैयार करो। विद गूगल से क्या मतलब? अच्छी किताब होनी चाहिए तो आपके पास, या फिर आप उसके लिए कोई लेक्चर वगैरह देखो, किसी का भी लेक्चर देखो, आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए। अच्छी सी बात ये है। या आप जो उसमें टर्म्स आई हुई हैं उन टर्म्स को एक्सप्लोर करें, ये दरअसल में है क्या, उनके बारे में जानो। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत अपराध के दंड का प्रावधान किया गया है। अपराध के दंड का प्रावधान किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। आगे चलेंगे। आनंददीप अवचार मतलब गलत प्रयोग, गलत प्रयोग, गलत प्रयोग। आनंददीप गलत प्रयोग बोलेंगे आगे। क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत अपराध के दंड का प्रावधान किया गया। 28 में, 15 में, 2 में या 13 में? अपराध के दंड का प्रावधान किसमें किया गया? क्या बोलेंगे? धारा 13 में। किसमें किया गया है? धारा 13। अभी बता रहा था धारा 13 क्या बताती है? धारा के अंदर अपराध के दंड का प्रावधान 13 में किया गया है ना। दंड का प्रावधान कौन से का? 4 वर्ष तक का, मिनिमम 4 ईयर, मिनिमम 4 वर्ष तक की सजा, और मैक्सिमम यही सजा कितने तक की हो सकती है? 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। पिछले ही क्वेश्चन में बताया था दंड, ये पिछले ही क्वेश्चन में ये दंड आपको मैंने बताया था। बहुत बढ़िया। कोई भी बुक पढ़ो दोस्त, कोई भी, ये देख लेना, गलत गलत फैक्ट मत पढ़ लेना बस। यदि कोई लोक सेवक को जो असम्यक लाभ अभी प्राप्त करता है या करने का प्रयास करता है तथा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से करता है, तो वह क्या होगा? कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से करता है तो वह है 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 3 वर्ष के बोलेंगे असम्यक लाभ प्राप्त कर रहा है या प्रयास करता है, या लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से करता है, असम्यक लाभ प्राप्त कर रहा है, तो सजा क्या होगी?
3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। बोलेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंककार बहियों के अवलोकन के लिए अधिकार का वर्णन कर सकता है। यानी कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स की भी जांच हो सकती है अगर जरूरत है, तो अकाउंट्स की भी जांच हो सकती है बच्चे अगर जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक कर रहे हैं शुभम राणा, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, अकाउंट्स की भी जांच हो सकती है, बहियों की लेजर्स की भी जांच हो सकती है। किस धारा के अधीन इनकी जांच होती है? धारा 18 के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? धारा 18 के अधीन होती है। नोट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ये जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है धारा 3 के अनुसार, ये किस लिए की जाती है? पढ़कर के आंसर करेंगे। विशेष नियुक्ति जो इनकी होती है ये किस लिए की जाती है? लूसीफर बताएंगे, भाई देख नहीं पाया मैं। बोलेंगे कुशल सिंह, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी मामलों के लिए दंडनीय अपराधों का ऐसे अपराध है जिनका दुष्प्रेरण कोई कर रहा है, मैंने बताया ना, दूसरे व्यक्ति को उकसाता है रिश्वत लेने के लिए। दंडनीय अपराधों में से किसी को एक को रोकने के लिए षड्यंत्र करने हेतु, इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने हेतु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नोट है, विशेष न्यायाधीश द्वारा किए गए निर्णय की अपील किस न्यायालय में होती है? किस न्यायालय में होती है? पॉलिटी की बुक से पढ़ रहे हैं बच्चे, जो एरर हो ना पॉलिटी की बुक में उनको ध्यान से देख लेना है ना, ध्यान से देख करके पढ़ना। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो समझ ही पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की अपील किस न्यायालय में होती है? उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, बी एंड सी। बी एंड सी, क्या बोलेंगे, बी एंड सी, सेशन न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय में होती है, ए एंड सी होगा, ए एंड सी। सेशन न्यायालय में मतलब सत्र न्यायाधीश जो होता है वो सेशन न्यायालय का ही होता है। तो क्या बोलेंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए अधिकृत है? ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए अधिकृत है? जो किसमें 17 क्वेश्चन मतलब धारा 17, 17 क्वेश्चन मतलब धारा 17 ही हो गया। ये तो धारा 17 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? धारा 17 में बताया गया है। यहां से देखना धारा 17 क्या कहती है कि जो दिल्ली के लिए क्या बात बताती है। दिल्ली के लिए यानी कि दिल्ली में तो जांच के लिए पुलिस निरीक्षक जो है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस निरीक्षक से निचले पद का, पुलिस निरीक्षक से निचले पद का, इससे नीचे के पद का व्यक्ति जांच कर सकता है। अगर बात करते हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये जो बाकी की मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, या अहमदाबाद है, अहमदाबाद, ठीक है। ये तो बात हुई दिल्ली की, दिल्ली भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन फिर बात आती है किसकी? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। यहां के लिए कौन है? सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का, सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का कोई अधिकारी जांच कर सकता है। सहायक पुलिस आयुक्त यानी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर से निचली रैंक का कोई व्यक्ति। और अन्य मामलों में, अन्य सभी के लिए क्या है? आपका उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी से नीचे का कोई अधिकारी जांच कर सकता है। डीएसपी से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है। तो क्या बोलेंगे, कौन वो व्यक्ति है जो इस अधिनियम की जांच करने के लिए अधिकृत है? अब प्रश्न को देखेंगे, इनसे निचले रैंक के अधिकारी। तो भैया पुलिस सबसे नीचे देखो, डीएसपी से नीचे कौन? पुलिस निरीक्षक। तो फिर सहायक वो एसीपी से नीचे तो आपका कौन हो गया? फिर हो गया आपका डीएसपी। और डीएसपी से भी नीचे कौन हो गया? आपका पुलिस इंस्पेक्टर। और मैं कह रहा हूं इससे भी निचले का, इससे भी निचले रैंक का व्यक्ति क्या कर सकता है? इससे भी निचले रैंक का व्यक्ति जांच कर सकता है। तो वो व्यक्ति कौन है? अधिकृत हो जाएगा, वो हो जाएगा उप निरीक्षक। कौन हो जाएगा? उप निरीक्षक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, अन्य के कंडीशन में बता रहा हूं, ये ना डीएसपी,
डीएसपी, तो ये प्रावधान है। डीएसपी से निचली रैंक का अधिकारी क्या बोलेंगे? पुलिस उपाधीक्षक। अन्य सभी मामलों के लिए कोलकाता, बंबई, चेन्नई, अहमदाबाद के लिए कौन होता है? आपका एसीपी। और दिल्ली के लिए विशेष स्थिति क्या है कि पुलिस निरीक्षक होगा। दिल्ली के लिए कौन? पुलिस निरीक्षक होगा। तो अब ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए अधिकृत है? तो जो धारा 17 ये कहती है कि पुलिस निरीक्षक, डीएसपी और एसीपी से निचली रैंक का अधिकारी जांच करने के लिए अधिकृत हो सकता है, जांच कर सकता है। कौन करेगा? उप निरीक्षक। कौन बोलेंगे? उप निरीक्षक। आगे चलेंगे, इसको ब्लॉक कर दो। मिथुन मेवाड़ा। बता क्यों क्यों लिख रहे हो? इतनी बार कमेंट क्यों करते हो? पढ़े लिखे आदमी यार, तुम ग्रेजुएट हो, सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हो, एक ही कमेंट 10 बार क्यों करते हो? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कोई बात निम्नलिखित में से किसको प्रभावित कर देगी? कोई ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपके नंबर 400 आ रहे हैं, 400 में से, या आपके नंबर 400 में से 250 आ रहे हैं, उस बात को भी एक साइड रख दो। जब तक दिमाग में ये फितूर रहेगा ना, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन में मुश्किल आएगी। अभी अपने अध्ययन पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करते रहो। कल जब एग्जाम में बैठोगे, अध्ययन अगर अच्छा किया होगा तो वहां प्रश्न बना पाओगे, वहां प्रश्न बना पाओगे तो सिलेक्शन होगा। और जो इधर इधर उधर बिन में रखे रहोगे, बेमतलब के कॉपी पेस्ट में लगे रहोगे, या कोई प्रश्न बेमतलब के दिमाग में आपके आते रहेंगे, तो बच्चे आपका दिमाग स्थायी नहीं है। अभी मैं क्या कहता हूं आपसे, सबसे पहले दिमाग को स्थायी करना जरूरी है। पहले जो फालतू की इधर उधर की चीजें चल रही है, लेफ्ट राइट, इसको खत्म करो। पहले एकदम एकदम साफ 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 सोचो कि आपके सामने चल क्या रहा है, आप पढ़कर के आए थे, आपको टारगेट दिया था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो आप यहाँ उससे संबंधित चीजें लिखें, वो आंसर आप लोग लिखें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कोई बात निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करेगी? आर्मी अधिनियम को क्या प्रभावित करती है? नहीं। सेना का जो अधिनियम है, थल सेना अधिनियम 1950 नहीं प्रभावित करेगी। वायुसेना अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था, इसको भी प्रभावित नहीं करेगी। नेवी का अधिनियम कब आया? 1957 में, इसको भी प्रभावित नहीं करेगी। क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आया, क्या आया? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अधिनियम 1968, इसको भी ये प्रभावित नहीं करती है, इसको भी प्रभावित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नहीं करेगा। ये व्यक्ति अगर रिश्वत लेंगे तो इनके लिए भैया यही एक्ट होगा, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, इसके तहत इन पर मुकदमा चलेगा, इसके तहत इन पर कार्रवाई होगी बीएसएफ के सदस्यों पर। जैसे तटरक्षक अधिनियम है, तटरक्षक किसको बोलते हैं? कोस्ट गार्डों के लिए अधिनियम है। इनके जो सेवक हैं, जो तटरक्षा बल में काम करते हैं, कोस्ट गार्ड में जो आपके कोस्ट गार्ड हैं या कोस्ट गार्ड में काम कर रहे हैं, उन पर किस अधिनियम के द्वारा कार्रवाई होती है? 1978 के द्वारा कार्य होती है। जैसे रासु का आप पढ़ोगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, उसके तहत कार्रवाई होती है। फिर ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों द्वारा अपराध के विचारण में क्या संबंध नहीं है? कुशल सिंह, इसकी धारा 25, धारा 25, धारा 25, धारा 25, बहुत बढ़िया। कुशल सिंह का अच्छा क्वेश्चन है, धारा 25, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा अपराधों के विचारण के संबंध में क्या सही है? अपराधों का विचारण दैनिक आधार पर किया जाएगा। तो बच्चे जब इसमें संशोधन हुआ, मैंने आपको बताया था भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो संशोधन हुआ था ना, जो संशोधन 1988 में जो संशोधन हुआ, मैंने आपको बताया था संशोधन हुआ था 2018 में। कब हुआ था संशोधन? 2018 में। और 2018 में ही सेक्शन क्या जोड़ा गया? 44। क्या जोड़ा गया इसी में? जो धारा 4 का 4 पार्ट है, धारा 4 के 4 पार्ट में क्या जोड़ा गया? उसमें बोला गया कि अपराधों का जो ट्रायल है वो दैनिक आधार पर, यानी कि डेली किया जाएगा। क्या बोलेंगे? डेली किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, उसको 2 वर्ष के अंदर हम पूरा करेंगे। लेकिन अगर 2 वर्ष के अंदर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? तो तब क्या करते हैं बच्चे, एक बार में इसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने दिन के लिए? 6 मंथ्स तक के लिए इसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत इस बात में? कहां तक बढ़ा सकते हैं इसको? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या एक ही बार बढ़ाया सकता? नहीं, इसको हम 4 बार बढ़ा सकते हैं, 6-6 माह करके। यानी कि अधिकतम कितने दिन के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए? अधिकतम 4 वर्ष के अंदर, 4 इयर्स के अंदर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए।
क्या बोलेंगे? अधिकतम 4 वर्ष के अंदर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत? क्या बोलेंगे इसको? 4 वर्ष में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। 6 मंथ तक के लिए 6 महीने करके बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 4 महीने में। क्या होगा? दोनों ठीक हैं, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों होंगे, ए एंड बी दोनों होंगे। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? यानी कि भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग या किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु जो आप लिखित शिकायत देंगे, लिखित शिकायत आप करेंगे कि भैया ये चीजें हो रही हैं, तो भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? वो कौन सी संस्था है? सीबीआई में आप एप्लीकेशन देंगे, सीबीआई में, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को? सोचकर जवाब दो यार, सोचकर जवाब दो। सीबीआई को आप एप्लीकेशन दोगे भ्रष्टाचार के मामलों की? अरे पगलुओ, क्या होएगा तुम्हारा? तब थोड़ा सोचो। एक का भी आंसर ठीक नहीं है, एक का भी। लोकायुक्त, लोकायुक्त या लोकपाल, या जो लोकपाल होता है, लोकायुक्त या लोकपाल, याद रख लेना। जो लोकायुक्त या लोकपाल, जिसको ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन। और इसका जो अधिनियम आया, यानी हम बोले अगर लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम जो हमारा आया था, ये अधिनियम आया था 2013 में। 2013 में बाबा अन्ना हजारे इतने दिन वैसे ही बैठे, कुछ विचार ही नहीं किया। बाबा अन्ना हजारे किस बात के खिलाफ थे, किसके लिए थे वो? तो वो लोकपाल को लेकर आने के पूर्ण पक्ष में थे कि भाई लोकपाल को लाया जाए। तो लोकपाल अधिनियम जो आया, ये कब आया था? 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में आया था। और लोकपाल में क्या होता है इसी के लिए? जैसे कि एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 8 अन्य सदस्य इस कमेटी में होते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं। और यही लोग क्या करते हैं? इन मामलों की जांच करते हैं, इन मामलों की जांच करते हैं। ऐसे ही एक अधिनियम और आया था आपका, एक अधिनियम और आया था, विशल बिलोवर। क्या बोलेंगे? विशल बिलोवर अधिनियम। क्या बोलेंगे इसको? विशल बिलोवर अधिनियम। और विशल बिलोवर अधिनियम कब आया था? 2014 में। यानी एक ऐसा आदमी जो खुलासा करेगा कि ये आदमी अपने पद का गलत प्रयोग कर रहा है, या ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है जो खुलासा करती है कि ये व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे आदमियों को खुलासा करने वालों को बोलते हैं विशल बिलोवर। क्या बोलते हैं? विशल बिलोवर। तो उन लोगों के बचाव की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो इसमें कड़े कानून है विशल बिलोवर अधिनियम 2014 में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अगर सूचना यानी कि उसके गलत कार्यों को उजागर कर रहा है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और किसी व्यक्ति ने अगर उनको हानि पहुंचाई, या दूसरी बात, पहले तो हानि कोई नहीं पहुंचाएगा, दूसरी बात यह, जब तक वो मामला विचारण में है, कोर्ट में है, जिसको ये खुलासा करा था, जब तक वो मामला लंबित है यानी विचारण उस पर चल रहा है, तब तक इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये विशल बिलोवर अधिनियम है। इकोनॉमिक्स की मैराथन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस सैटरडे आपकी इकोनॉमिक्स की मैराथन आ रही है। लोक कर्तव्य से तात्पर्य उस कर्तव्य से है। लोक कर्तव्य मैंने बताया 2 क्या सेक्शन ख यानी कि 2B में डिफाइन किया गया है लोक कर्तव्य को। तो लोक कर्तव्य से तात्पर्य उस कर्तव्य से है। कौन सा कर्तव्य है बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल विधिक संस्था है। लोकपाल एक विधिक संस्था है। आगे चलेंगे। लोक कर्तव्य से तात्पर्य उस कर्तव्य से है जिसके निर्वहन में राज्य का हित हो, जिसके निर्वहन में जनता का हित हो, जिसके निर्वहन में समस्त समुदाय का हित हो, या जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित हो। तो क्या बोलेंगे? जिसके निर्वहन में, उसी कर्तव्य को लोक कर्तव्य बोलेंगे जिसमें राज्य, जनता और समस्त समुदाय का क्या हो? हित हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश का न्यायालय कौन से न्यायालय को समझा जाएगा? जो विशेष न्यायाधीश धारा 3 में नियुक्ति बताई, तो उसका जो न्यायालय समझा जाएगा, किसको समझा जाएगा बोलेंगे? महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, सिविल न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, या उपरोक्त सभी को? किसको बोलेंगे? उपरोक्त सभी न्यायालय, उपरोक्त सभी न्यायालय, उपरोक्त सभी न्यायालय। सेशन न्यायालय, सिविल न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय होंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा मैं भी नहीं जानता नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। बीच क्लास में आए हो, शुरुआत में टॉपिक बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पढ़ रहे होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मेरे गुड्डा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पढ़ रहे होंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है?
पूर्व स्वीकृति, मैंने बताया ना, केंद्र सरकार का कर्मचारी तो केंद्र सरकार से परमिशन, राज्य सरकार का कर्मचारी तो राज्य सरकार से परमिशन। किसमें बताई गई है ये सारी चीजें, बोलेंगे धारा 19 में बताई गई है। किसमें? धारा 19 में बताई गई है, धारा 19 में बताई गई है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। आंसर करेंगे मित्र, बोलेंगे, बोलो एक बार, किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किसमें किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था 2 में निर्वाचन हो गया और 2 में क्या हो गया? लोक कर्तव्य। तो क्या बोलेंगे? 2 में, 2C में, किसमें बोलेंगे? 2C में डिफाइन किया गया है। बी में, 2 में, अब डी। बहुत बढ़िया, आगे चलो। 25 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी लेना आवश्यक है? किसकी मंजूरी लेना आवश्यक है? बोलेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। बच्चा विधिक कानूनी चीजें होती है। कानूनी चीजें से मतलब है जैसे कि आप आईपीसी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कानूनी अधिकार क्या है। जैसे कि 307 हम पढ़ रहे थे, धारा 307, 308 ये कानूनी है। क्या धारा 307 का जिक्र कहीं भी आपका बोलेंगे कहीं भी संविधान में है? तो जिनका जिक्र संविधान में नहीं है तो वो गैर संवैधानिक है, वो गैर संवैधानिक है। जिनका जिक्र संविधान में वो संवैधानिक है, वो संवैधानिक है। अगर संविधान में भी जिक्र नहीं है लेकिन कानून के दायरे में आती है तो वो चीजें हो जाती है विधिक। क्या बोलेंगे? विधिक। बोलेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसकी मंजूरी लेना आवश्यक है? संघ के अंतर्गत लोक सेवक के संबंध में, संघ के अगर लोक सेवक है तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी आवश्यक है। राज्य के अंतर्गत है तो लोक सेवक के संबंध में राज्य सरकार से परमिशन लेनी आवश्यक है। और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, क्या बोलेंगे? किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, क्या बोलेंगे? किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की जरूरत है, या उपरोक्त सभी होगा। क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत बचे? स्कोर बताएंगे कितने लोगों का 20+ स्कोर हुआ है? 20+ कितने लोगों का स्कोर हुआ है? आंसर करेंगे। 17 ठीक है, रोहित कुमार कह रहे हैं 17 स्कोर है उनका। 17 17 17 17 17 बचे 5 अध्याय और 31 धाराएं। 5 अध्याय और 31 धाराएं। बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉलिटी में पढ़ लो सारी, सतर्कता आयोग और लोकपाल में क्या अंतर है। तुम्हारा कुछ काम है नहीं, खुद भी कुछ रिसर्च कर लिया करो। ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में टेप हो गए अभी है। बहुत सारी चीजें यार मुझे भी नहीं पता होती, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये बताऊंगा। ओके, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।